नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये खास शो न्यूज़ एट 10, जिसमें कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। साथ साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे संवाददाता भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभालते ही अमेरिका के पेरिस जलवायु संधि और WHO से हटने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई, कहा साथ मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। और महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक 8.25 करोड़ 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने संसद परिसर में कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी दी गई। वहीं जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस करे। चीन को चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे, पनामा कैनाल को वापस लेंगे। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने के लिए करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने विदेश नीति पर कहा कि मेरी प्राथमिकता अमेरिका को सुरक्षित रखना है। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. Foreign policy is a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. ट्रंप ने सत्ता में आते ही 6 जनवरी की हिंसा में दोषी ठहराए गए अपने समर्थकों को माफी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो 1500 से अधिक उन समर्थकों को माफी दे रहे हैं जिन्हें 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल हमले के आरोप में दोषी ठहराया गया था। They said, don't talk about the J6 hostages that you're going to be releasing today. We're going to go to the Oval Office. We're going to decide we're going to release our great hostages. यूक्रेन रूस संघर्ष पर बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस पर संघर्ष को रोकने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। Well, we're going to try and get it done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi It should have never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने के लिए कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते को अनुचित और एक तरफा बताया। I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States
will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. You know, China. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, उस पंक्ति में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बधाई दी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में करनाल से सटे बॉर्डर पर बीती रात हुए एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी और मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात बदमाश अरशद और उसके 3 साथी मंजीत, सतीश और एक अज्ञात भी मारा गया है। अरशद के संग मारा गया मंजीत 20 साल का सजा याफ्ता मुजरिम था और पैरोल जंप कर अपराध में सक्रिय हुआ था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और शामली पुलिस से बदमाशों की शामली के झिंझिना इलाके में मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारे गए बदमाशों में अरशद बाढ़ी माजरा सहारनपुर का निवासी था। मंजीत रोहट हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला था। सतीश करनाल में अशोक विहार का निवासी था। तो वहीं एनकाउंटर में ढेर चौथे बदमाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले गोल मार्केट जाएंगे, उसके बाद लक्ष्मीबाई नगर और ईस्ट किदवाई नगर में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुल 1522 नामांकन में से 487 नामांकन खारिज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सुबह करीब 11 बजे अनुराग ठाकुर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे। ये माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस हो सकता है, साथ साथ छात्रों के लिए भी कई एक घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले बीती 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। इस दौरान नड्डा ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रति माह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो वहीं होली और दिवाली में एक सिलेंडर अतिरिक्त मिलेगा। इसके साथ ही मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सुबह कनाट प्लेस स्थित श्री हनुमान मंदिर जाकर श्री राम दरबार के साथ साथ श्री हनुमान जी एवं संत शिरोमणि तुलसीदास जी के दर्शन किए और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा श्री राम कथा का गलत विवरण सुनाकर भगवान श्री सीताराम की मर्यादा भंग करने और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थना की। वीरेंद्र सचदेवा ने आज अपना नियमित कार्य चालू रखते हुए प्रार्थना स्वरूप विशेष सांकेतिक उपवास रखने का निर्णय लिया। वीरेंद्र सचदेवा के साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर एवं भाजपा नेता विक्रम मित्तल ने भी राम दरबार के दर्शन कर क्षमा प्रार्थना की। दर्शन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जैसे चुनावी हिंदू राजनेता वोट सभाओं में भगवान के नाम का उल्लेख करते हैं और ज्ञान अभाव में गलत कथा विवरण सुनाकर भगवान की मर्यादा एवं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तो जारी ही है, साथ ही साथ पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के घाटे और यमुना की सफाई पर आपसे 2 सवाल पूछे। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि साल 2013-14 में दिल्ली जल बोर्ड का 8,700 करोड़ का घाटा था, जो साल 2022 तक 73,000 करोड़ कैसे हो गया। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में लाने वाला जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी आप सरकार और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि साल 2013-14 में गंदे पानी की सफाई की क्षमता 613 MGD थी, जो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इसे बर्बाद कर दिया। 2022-23 में क्षमता केवल 20 MGD का बढ़ावा हुआ। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली को जहरीला और गंदा पानी पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले मामले में मुंबई पुलिस ने हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ सैफ अली खान के घर पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद पुलिस सैफ अली खान के घर से निकली। इसके बाद पुलिस आरोपी शहजाद को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए नेशनल कॉलेज बस स्टॉप पर ले गई। इसके बाद उसे पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 8.81 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। संसार में सत्य और धर्म के लिए तप और तपस्या के बल पे अपनी प्रभुता और संप्रभुता और सुख प्रदान करने वाली मां गंगा को प्रणाम करने के लिए आए।
सुना है कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया। तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या कहते हैं, मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं। स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप। यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा मुझे, गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाने से ना सिर्फ आपका शरीर शुद्ध होता है बल्कि आपकी आत्मा को भी परम शांति मिलती है। बहरहाल महाकुंभ में आए अन्य देशों के भक्त भी ऐसी ही ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इनका उद्देश्य ध्यान लगाना और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाना है। महाकुंभ का पर्व विविधता में एकता का भी उदाहरण है। विदेशी श्रद्धालु हर रोज पवित्र डुबकी लगाते हैं, पवित्र अनुष्ठान करते हैं, हरि नाम और ईश्वर का नाम जपते हैं और आस्था और भक्ति के इस पर्व का आनंद लेते हैं। रूस के कई श्रद्धालुओं का मानना है कि 30 मिनट तक पवित्र डुबकी लगाने से उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। After take bath, I feel very well. So much energy. संगम में डुबकी लगाने से मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। जल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी पानी में 30 मिनट बिताती है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। She sit and stay 30 minutes on water because this is very good for health. पवित्र स्नान से न केवल श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि आध्यात्मिकता में डूबे इन श्रद्धालुओं को असीम शांति और आनंद भी मिलता है। हमारे शरीर का एक भौतिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक। मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी कि मुझे पवित्र स्नान करना चाहिए और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस स्नान से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप गंगा नदी के पास आते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो आपको हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम यहाँ शारीरिक रूप से नहीं आ सकते तो हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी सभी से इस महाकुंभ में भाग लेने की अपील की और कहा कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते तो वे अपने अपने स्थानों से ही महाकुंभ की इस पावन अवधि के दौरान भगवान का नाम जपें। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। कह सकते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही है। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में महाकुंभ 2025 में पहली बार जेनरेटिव AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहा है। कुंभ सहायक ऐप या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जो श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत मार्गदर्शक का काम कर रहा है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान, तिथियां और पार्किंग और ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारियां प्रदान कर रहा है। ये चैटबॉट गूगल नेविगेशन सुविधा से लैस है, जो श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान जैसे स्नान घाट, अखाड़े, कल्पवास टेंट, सेक्टर आदि का मार्गदर्शन भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने का रास्ता भी बता रहा है। हमारे चैटबॉट ऐप इस तरह है कि आप कुंभ मेले में आइए,
और यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप चैटबॉट ऑन करिए और कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप, हर जगह आपको जाने की उसमें इच्छुक, आपको पूरी सहायता मिलेगी उसमें। इससे बहुत आसानी से हम मेला में मतलब हर एक स्थानों पे अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि यही मददगार है। हम सभी नौजवानों को जो इस समय फ़ोन यूज कर रहे हैं, इसकी मैं सहायता से आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। हम इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ऐप है कि हाँ, इससे आप आम जनता परेशान नहीं होगी, जिससे आराम से वो जिस जगह पे जाना चाहती हैं आसानी से पहुंच सकती हैं। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता हासिल हुई है। गरियाबाद में नक्सली मुठभेड़ हुई है। जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। गरियाबाद में नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया है। मौके से भारी संख्या में, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में जवानों की नक्सलियों से जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में गरियाबाद में ये नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों को, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हां, गरियाबाद में ये नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। मौके से भारी संख्या में, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गरियाबाद में ये नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया है। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जो है लगातार अभियान चल रहा है और उस अभियान में हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो बहुत सारे नक्सलियों को ढेर भी किया गया है। तो ये नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, गरियाबाद में नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से भारी संख्या में, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें कि भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के लागू होने के बाद राज्य का दर्जा मिला था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के निवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई। इन राज्यों के उद्यमी लोगों ने देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं इन राज्यों के निवासियों को शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं। उनकी विविध संस्कृति, जीवंत परंपराएं और समृद्ध जैव विविधता फलती फूलती रहे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों राज्यों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि त्रिपुरा के लोगों को राज्य दिवस पर शुभकामनाएं। राष्ट्र की प्रगति में राज्य उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। ये अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी जाना जाता है। मेरी कामना है कि त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। प्रधानमंत्री ने मेघालय के राज्य दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि मेघालय के लोगों को शुभकामनाएं। मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के मेहनती स्वभाव के लिए विख्यात है। आने वाले समय में राज्य के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के विकास में मणिपुर के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका पर हमें गर्व है। मणिपुर की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।